चैप्टर 5 छाप। क्या तुम ठीक हो, जैक? चार्ली ने कहा कि तुम कठिन समय से गुजर रहे थे। क्या ये बेहतर नहीं हो रहा है? उसका गर्म हाथ मेरे चारों ओर लिपटा हुआ था। यह इतना बुरा नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसने मेरी आंखों में आंखें नहीं मिलाईं। वह धीरे धीरे वापस ड्रिफ्टवुड बेंच पर चला गया, इंद्रधनुषी रंग के कंकड़ों को घूरता रहा और मुझे अपने साथ खींचता रहा। मैं फिर से हमारे पेड़ पर बैठ गया, लेकिन वो मेरे बगल में बैठने के बजाय गीली, पथरीली जमीन पर बैठा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा इसलिए था ताकि वह अपना चेहरा आसानी से छिपा सके। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने खामोशी को भरने के लिए बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। शायद मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं। सैम और एमिली कैसे हैं? और एम्ब्री, क्या क्विल? मुझे बीच में ही यह याद आ गया कि जेकब का मित्र क्विल एक संवेदनशील विषय था, और मैंने अपनी बात रोक दी। आह क्विल, जेकब ने कहा, तो फिर ऐसा हुआ होगा कि क्विल भी उस समूह में शामिल हो गया होगा। मुझे खेद है, मैंने बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य हुआ। जेकब ने नाक भान सिकुड़ी। ऐसा उससे मत कहो, आपका क्या मतलब है? क्विल को दया की तलाश नहीं है। इसके विपरीत वो उत्साहित है, पूरी तरह से रोमांचित है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। बाकी सभी भेड़िए इस बात से बहुत उदास थे कि उनके दोस्त का भी यही हश्र होगा। हाँ, जेकब ने अपना सिर पीछे झुकाकर मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराया और अपनी आंखें घुमाईं। क्विल को लगता है कि यह अब तक की सबसे अच्छी बात है जो उसके साथ हुई है। इसका एक हिस्सा यह है कि आखिरकार उसे पता चल गया है कि क्या हो रहा है, और वह अपने दोस्तों को इन क्राउड का हिस्सा बनने के लिए वापस पाकर उत्साहित है। जेकब ने फिर से कहा, मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये क्विल की वजह से है। ऐसा लगता है, ईमानदारी से कहूं तो उनमें से ज्यादातर ऐसा करते हैं। जेकब ने धीरे से स्वीकार किया। इसमें निश्चित रूप से अच्छे पहलू भी हैं, गति, स्वतंत्रता, शक्ति, परिवार की भावना। सैम और मैं ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी वास्तव में कड़वाहट महसूस की है, और सैम बहुत पहले ही इससे उबर चुका है। इसलिए अब मैं रोने वाला बच्चा हूँ। जेकब खुद पर हंसा। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो मैं जानना चाहता था। तुम और सैम अलग क्यों हैं? आखिर सैम को क्या हुआ? उसकी समस्या क्या है? सवालों की झड़ी लग गई और उनका जवाब देने के लिए जगह नहीं बची, और जेकब फिर से हंस पड़ा। यह एक लंबी कहानी है। मैंने तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाई। इसके अलावा मुझे वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा, और फिर मैंने मुंह बना लिया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं किस मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरे शब्दों में दोतरफा भाव को समझते हुए उसने तेजी से मेरी ओर देखा। क्या वह तुमसे नाराज होगा? हाँ, मैंने स्वीकार किया। जब मैं ऐसी चीजें करता हूँ जिन्हें वह जोखिम भरा समझता है, तो उसे यह बात बहुत बुरी लगती है। जैसे वेयरवुल्फ के साथ घूमना। हाँ, जेकब ने कंधे उचका दिए। तो वापस मत जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये बहुत बढ़िया विचार है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि तब वह मुझे ढूंढने आएगा। जेकब ने कड़ा रुख अपनाया और फिर उदास होकर मुस्कुराया। क्या वह ऐसा करेगा? अगर उसे डर था कि मुझे चोट लग गई है या कुछ और हुआ है तो शायद। मेरा विचार हर बार बेहतर लगता है। कृपया, जैक, ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। क्या करता है? तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए इतने तैयार हो। मैंने शिकायत की, यह मुझे पागल कर देता है। तुम दोनों सभ्य क्यों नहीं हो सकते? क्या वह मुझे मारने के लिए तैयार है? जेकब ने गंभीर मुस्कान के साथ पूछा, मेरे गुस्से की परवाह किए बिना। ऐसा नहीं है जैसा तुम दिख रही हो। मुझे एहसास हुआ कि मैं चिल्ला रही थी। कम से कम वह इस मामले में बड़ा तो हो सकता है। वह जानता है कि तुम्हें दुख पहुंचाने से मुझे दुख पहुंचेगा और इसलिए वह ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ, ठीक है, जेकब ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि वो काफी शांतिवादी है। उफ, मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और उसका सिर दूर धकेल दिया।
फिर मैंने अपने घुटनों को अपनी छाती तक खींचा और अपनी बाहों को उनके चारों ओर कसकर लपेट लिया। मैं गुस्से से क्षितिज की ओर देखने लगा। जेकब कुछ मिनट तक चुप रहा। आखिरकार वो जमीन से उठा और मेरे पास बैठ गया। उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। मैंने उसे झटक दिया। माफ करें, उसने धीरे से कहा। मैं अपना व्यवहार ठीक रखने की कोशिश करूंगा। मैंने उत्तर नहीं दिया। क्या आप अभी भी सैम के बारे में सुनना चाहते हैं? उन्होंने कहा। मैंने कंधा उचका दिया। जैसा कि मैंने कहा, यह एक लंबी कहानी है और बहुत अजीब है। इस नए जीवन के बारे में बहुत सी अजीब बातें हैं। मुझे इसका आधा भी बताने का समय नहीं मिला है और सैम के साथ यह बात भी ठीक से समझा पाना संभव नहीं है। खैर, मुझे नहीं पता कि मैं इसे समझा पाऊंगा या नहीं। मेरी चिड़चिड़ाहट के बावजूद उनके शब्दों ने मेरी जिज्ञासा को जगा दिया। मैं सुन रहा हूँ, मैंने कठोरता से कहा। मैंने अपनी आंख के कोने से देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। सैम के लिए ये हम सभी से कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वह पहला व्यक्ति था और वह अकेला था और उसके पास कोई नहीं था जो उसे बता सके कि क्या हो रहा है। सैम के दादा की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी और उसके पिता कभी भी आसपास नहीं रहे। संकेतों को पहचानने वाला कोई नहीं था। पहली बार जब ऐसा हुआ, पहली बार जब वह पागल हुआ तो उसे लगा कि वह पागल हो गया है। उसे वापस बदलने के लिए शांत होने में 2 सप्ताह लग गए। यह आपके फोक्स आने से पहले की बात है, इसलिए आपको याद नहीं होगा। सैम की माँ और लिया क्लियरवाटर ने वन रेंजरों को, पुलिस को उसे खोजने के लिए कहा था। लोगों को लगा कि कोई दुर्घटना हुई है या कुछ और। लिया, मैंने आश्चर्य से पूछा। लिया हैरी की बेटी थी। उसका नाम सुनते ही मेरे मन में दया की भावना उमड़ पड़ी। हैरी क्लियरवाटर, चार्ली का आजीवन मित्र, पिछले वसंत में दिल का दौरा पड़ने से मर गया था। उसकी आवाज बदल गई, भारी हो गई। हाँ, लिया और सैम हाई स्कूल के प्रेमी थे। जब वह पहली बार आई थी, तब उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी थी। जब वह गायब हो गया, तो वह बेचैन हो गई थी। लेकिन वह और एमिली, उन्होंने कहा, मैं इस पर आऊंगा कि यह कहानी का हिस्सा है। उन्होंने धीरे से सांस ली और फिर जोर से सांस छोड़ी। मुझे लगता है कि यह सोचना मेरे लिए मूर्खतापूर्ण था कि सैम ने एमिली से पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया था। ज्यादातर लोग अपने जीवन में कई बार प्यार में पड़ते और फिर उससे बाहर निकलते हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि मैंने सैम को एमिली के साथ देखा था और मैं उसे किसी और के साथ कल्पना नहीं कर सकता था, जिस तरह से उसने उसे देखा। खैर, इसने मुझे एडवर्ड की आंखों में कभी कभी देखा हुआ एक भाव याद दिलाया जब वो मेरी ओर देख रहा था। सैम वापस आ गया, जेकब ने कहा, लेकिन वह किसी से इस बारे में बात नहीं कर रहा था कि वह कहाँ गया था। अफवाहें उड़ रही थीं कि वह ज्यादातर कुछ गलत करने की फिराक में था। और फिर सैम एक दोपहर को क्विल के दादा से मिलने गया जब ओल्ड क्विल अटेरा मिसे जोले से मिलने आए। सैम ने उनसे हाथ मिलाया। ओल्ड क्विल को लगभग दौरा पड़ गया था। जेकब हंसने के लिए रुका। क्यों? जेकब ने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा और मेरा चेहरा अपनी ओर खींचा ताकि मैं उसकी ओर देख सकूं। वह मेरी ओर झुका हुआ था, उसका चेहरा मुझसे बस कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी हथेली ने मेरी त्वचा को जला दिया, जैसे उसे बुखार हो। ओह, ठीक है, मैंने कहा। यह असहज था, मेरा चेहरा उसके इतने करीब था और उसका हाथ मेरी त्वचा पर गर्म था। सैम को बुखार था। जेकब फिर हंसा। सैम का हाथ ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे गर्म स्टोवटॉप पर छोड़ दिया हो। वह इतना करीब था कि मैं उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। मैंने लापरवाही से उसका हाथ हटाने और अपना चेहरा छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अपनी उंगलियां उसके हाथों में डाल दी ताकि मैं उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाऊं। वह मुस्कुराया और पीछे की ओर झुक गया, मेरी बेपरवाही से अनजान। तो मिस्टर एटेरा सीधे दूसरे बुजुर्गों के पास चले गए, जेकब ने आगे कहा। वे ही बचे थे जो अभी भी जानते थे, जिन्हें याद था। मिस्टर एटेरा, बिली और हैरी ने वास्तव में अपने दादाओं को ये बदलाव करते देखा था। जब ओल्ड क्विल ने उन्हें बताया, तो वे सैम से गुप्त रूप से मिले और समझाया।
ये तब आसान हो गया जब उसे समझ में आ गया कि अब वह अकेला नहीं है। वे जानते थे कि कलेंस की वापसी से केवल वही प्रभावित नहीं होगा। उसने अनजाने में कड़वाहट के साथ नाम का उच्चारण किया, लेकिन कोई भी इतना बड़ा नहीं था, इसलिए सैम हमें से बाकी लोगों के उसके साथ आने का इंतजार करने लगा। कुलीन को कुछ पता नहीं था, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। उन्हें नहीं लगता था कि यहाँ अभी भी वेयरवुल्फ मौजूद हैं। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ आने से आप बदल जाएंगे। इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि ऐसा हुआ था। मुझे याद दिलाना कि मैं तुम्हारे बुरे पक्ष में ना हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह क्षमाशील होना चाहिए। हम सभी संत और शहीद नहीं हो सकते। बड़े हो जाओ, जेकब। काश मैं ऐसा कर पाता, वह धीरे से बुदबुदाया। मैं उसकी ओर घूरकर देखने लगा और उसके जवाब का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। क्या? जेकब ने हंसते हुए कहा, मैंने जिन कई अजीब चीजों का जिक्र किया है, उनमें से एक। तुम बड़े नहीं हो सकते, मैंने भावशून्य भाव से कहा। तुम क्या हो? नहीं, बूढ़े हो रहे हो। क्या यह मजाक है? नहीं। उसने अपने होंठ पी पर रख दिए। मुझे लगा कि मेरे चेहरे पर खून की धारा बह रही है। आंसू, क्रोध के आंसू मेरी आंखों में भर गए। मेरे दांत आपस में कुचल गए और एक सुनाई देने वाली पीसने की आवाज आई। बेला, मैंने क्या कहा? मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मेरे हाथ मुट्ठियों में बंध गए, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तुम बूढ़े नहीं हो रहे हो, मैंने अपने दांतों से गुर्राहट के साथ कहा। जेकब ने मेरी बांह को धीरे से खींचा और मुझे बैठाने की कोशिश की। हम में से कोई भी नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैं ही अकेला हूँ जिसे बूढ़ा होना है? मैं हर बदबूदार दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मैंने लगभग चीखते हुए अपने हाथ हवा में उछाले। मेरे अंदर का एक छोटा सा हिस्सा समझ गया कि मैं चाली जैसा गुस्सा दिखा रहा हूँ, लेकिन वह तर्कसंगत हिस्सा तर्कहीन हिस्से से बहुत ज्यादा प्रभावित था। अरे, ये कैसी दुनिया है? न्याय कहाँ है? आराम से रहो, बेला। चुप रहो, जेकब। बस चुप रहो, ये बहुत अनुचित है। क्या तुमने सचमुच अपने पैर पर मुहर लगाई है? मुझे तो लगता था कि लड़कियां ऐसा सिर्फ टीवी पर ही करती हैं। मैं बिना किसी प्रभाव के गुर्राया। यह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बैठिए और मैं आपको समझाता हूँ। मैं खड़ा रहूंगा। उसने आंखें घुमाईं। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन सुनो, मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। व्याख्या करना। उसने पेड़ को थपथपाया। मैं एक पल के लिए गुस्से से भर गया, लेकिन फिर बैठ गया। मेरा गुस्सा अचानक से भड़क गया था और मैं इतना शांत हो गया था कि मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा था। जब हम छोड़ने के लिए पर्याप्त नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, जेकब ने कहा, जब हम एक निश्चित अवधि के लिए चरणबद्धता को रोक देते हैं, तो हम फिर से बूढ़े हो जाते हैं। यह आसान नहीं है। उसने अचानक संदेहास्पद होकर अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि इस तरह का संयम सीखने में बहुत लंबा समय लगेगा। सैम भी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। बेशक यह मदद नहीं करता है कि सड़क के ठीक नीचे पिशाचों का एक बड़ा समूह है। जब कबीले को संरक्षकों की आवश्यकता होती है, तो हम छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको इसके बारे में बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही आपसे उम्र में बड़ा हूँ, कम से कम शारीरिक रूप से तो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी तरफ देखो, बेल्स। क्या मैं 16 साल की दिखती हूँ? मैंने उसके विशालकाय शरीर पर ऊपर से नीचे तक नजर डाली, निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब वेयरवुल्फ जीन सक्रिय होता है तो हम कुछ ही महीनों में पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी वृद्धि है। उसने मुंह बनाया। शारीरिक रूप से, मैं शायद 25 या कुछ और हूँ। इसलिए कम से कम अगले 7 सालों तक तुम्हें मुझसे ज्यादा उम्र होने के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 या कुछ ऐसा। यह विचार मेरे दिमाग में घूम गया, लेकिन मुझे याद आया कि विकास की गति एक ने उसे मेरी आंखों के सामने बढ़ते और भरते हुए देखा था। मुझे याद आया कि वह एक दिन से दूसरे दिन कैसे अलग दिखता था। मैंने अपना सिर हिलाया, चक्कर आ रहा था। तो
क्या आप सैम के बारे में सुनना चाहते थे, या आप उन चीज़ों के लिए मुझ पर और चिल्लाना चाहते थे जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं? मैंने गहरी सांस ली। माफ करें, उम्र मेरे लिए एक संवेदनशील विषय है। ये बात मुझे चोट पहुंचा गई। जेकब की आंखें कस गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वह ये तय करने की कोशिश कर रहा हो कि किसी बात को कैसे कहे। चूंकि मैं भविष्य के लिए अपनी योजनाओं या उन संधियों के बारे में बात नहीं करना चाहता था जो वास्तव में संवेदनशील हैं, जो उक्त योजनाओं से टूट सकती हैं। मैंने उसे संकेत दिया। तो एक बार जब सैम को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, एक बार जब उसके पास बिली और हैरी और मिस्टर एटेरा थे, तो आपने कहा कि यह अब इतना मुश्किल नहीं था। और जैसा कि आपने भी कहा, इसमें मज़ेदार हिस्से हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाया। सैम उनसे इतनी नफरत क्यों करता है? वह क्यों चाहता है कि मैं उनसे नफरत करूं? जेकब ने आह भरी। ये सचमुच अजीब बात है। मैं अजीब चीजों में माहिर हूँ। हाँ, मुझे पता है। उसने आगे बात जारी रखने से पहले मुस्कुराया। तो तुम सही हो। सैम जानता था कि क्या हो रहा था और सब कुछ लगभग ठीक था। ज्यादातर मामलों में उसकी जिंदगी वापस आ गई थी। ठीक है, सामान्य नहीं, लेकिन बेहतर। फिर जेकब की अभिव्यक्ति सख्त हो गई, जैसे कुछ दर्दनाक होने वाला था। सैम लिया को नहीं बता सकता था। हमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए जिसे जानने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए उसके आसपास रहना वास्तव में सुरक्षित नहीं था। लेकिन उसने धोखा दिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। लिया गुस्से में थी कि वो उसे नहीं बता रहा था कि क्या हो रहा था, वो कहाँ गया था, वह रात में कहाँ जाता था, वो हमेशा इतना थका हुआ क्यों रहता था। लेकिन वे इसे सुझाने की कोशिश कर रहे थे। वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या उसे पता चल गया? क्या यही हुआ था? उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, समस्या यह नहीं थी। उसकी चचेरी बहन एमिली यंग एक सप्ताहांत में उससे मिलने माँ का रिजर्वेशन से आई थी। मैं चौंका। एमिली लिया की चचेरी बहन है। दूसरे चचेरे भाई बहन। हालांकि वे बहुत करीब हैं। बचपन में वे बहनों की तरह थीं। ये तो भयानक है। सैम ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अभी उसके बारे में कोई राय मत बनाओ। क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया? क्या तुमने कभी इम्प्रिंटिंग के बारे में सुना है? छापना। मैंने अपरिचित शब्द दोहराया। नहीं, इसका क्या मतलब है? यह उन विचित्र चीजों में से एक है जिनसे हमें निपटना पड़ता है। ये हर किसी के साथ नहीं होता। वास्तव में ये दुर्लभ अपवाद है, नियम नहीं। सैम ने तब तक सभी कहानियां सुन ली थीं, वे कहानियां जिन्हें हम सभी किंवदंतियां मानते थे। उसने छाप के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह क्या है? मैंने पूछा। जेकब की नज़र समुद्र की ओर चली गई। सैम लीह से प्यार करता था, लेकिन जब उसने एमिली को देखा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी हमें ठीक से पता नहीं होता कि हम अपने साथी को इस तरह क्यों पाते हैं। उसकी आंखें फिर से मेरी ओर मुड़ गईं, उसका चेहरा लाल हो गया। मेरा मतलब है, हमारे आत्मिक साथी। कैसा? पहली नज़र में प्यार, मैंने हंसते हुए कहा। जेकब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी गहरी आंखें मेरी प्रतिक्रिया की आलोचना कर रही थीं। यह उससे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा निरपेक्ष। माफ करें, मैंने बुदबुदाया। आप गंभीर हैं, है न? जी हाँ, मैं। पहली नज़र का प्यार, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। मेरी आवाज़ अभी भी संदेहास्पद लग रही थी, और वह ये सुन सकता था। ये समझाना आसान नहीं है। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उदासीनता से कंधे उचकाए। आप जानना चाहते थे कि सैम के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे वैम्पायर से नफरत हो गई, जिसने उसे बदल दिया। उसे खुद से नफरत हो गई। और यही हुआ। उसने लिया का दिल तोड़ दिया। उसने उससे किए हर वादे से मुकर गया। हर दिन उसे उसकी आंखों में आरोप देखना पड़ता है और जानना पड़ता है कि वह सही है। उसने अचानक बोलना बंद कर दिया, मानो उसने कुछ ऐसा कह दिया हो जो वह कहना नहीं चाहता था। एमिली ने इस स्थिति से कैसे निपटा? अगर वह लीह के इतने करीब थी। सैम और एमिली एक साथ बिल्कुल ठीक थे,
पहेली के दो टुकड़े एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही आकार में। फिर भी एमिली इस तथ्य से कैसे उबर पाई कि वह किसी और का था, लगभग उसकी बहन। शुरू में वह बहुत नाराज थी, लेकिन उस स्तर की प्रतिबद्धता और प्रशंसा का विरोध करना मुश्किल है। जेकब ने आह भरी, और फिर सैम उसे सब कुछ बता सकता था। जब आप अपना दूसरा आधा हिस्सा पा लेते हैं तो कोई नियम नहीं होता जो आपको बांध सके। तुम्हें पता है कि उसे कितना दुख हुआ। हाँ, फोक्स में कहानी ये थी कि उसे एक भालू ने घायल कर दिया था, लेकिन मैं उस रहस्य से वाकिफ था। एडवर्ड ने कहा था कि वेयरवुल्फ अस्थिर होते हैं, उनके आसपास के लोग चोटिल हो जाते हैं। खैर, अजीब बात है, इस तरह से उन्होंने मामले को सुलझाया। सैम बहुत भयभीत था, खुद से बहुत बीमार था, उसने जो किया था उसके लिए वो बहुत नफरत से भरा हुआ था। अगर इससे उसे अच्छा महसूस होता तो वह खुद को बस के नीचे फेंक देता। वह वैसे भी ऐसा कर सकता था, बस जो उसने किया था उससे बचने के लिए। वह टूट गया था, फिर किसी तरह वो ही थी जिसने उसे सांत्वना दी, और उसके बाद जेकब ने अपनी बात पूरी नहीं की, और मुझे लगा कि कहानी इतनी व्यक्तिगत हो गई है कि उसे साझा नहीं किया जा सकता। बेचारी एमिली, मैंने फुसफुसाया। बेचारी सैम, बेचारी लिया। हाँ, लिया को सबसे बुरा हाल मिला है, उसने सहमति जताई। वह बहादुरी का दिखावा करती है। वह दुल्हन की सहेली बनने जा रही है। मैं दूर देखता रहा, बंदरगाह के दक्षिणी किनारे पर समुद्र से उभरी हुई नुकीली चट्टानों की ओर, जो टूटी हुई उंगलियों की तरह थीं, जबकि मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थीं, जो मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रही थीं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मैंने आखिरकार पूछा, अभी भी नजरें फेरे हुए। पहली नजर में प्यार हो जाना? नहीं, उसने तेजी से उत्तर दिया। सैम और जेरेड ही एकमात्र हैं। मैंने कहा, सिर्फ विनम्रता से दिलचस्पी दिखाने की कोशिश करते हुए। मुझे राहत मिली, और मैंने खुद को अपनी प्रतिक्रिया समझाने की कोशिश की। मैंने तय किया कि मैं सिर्फ खुश हूं कि उसने ये दावा नहीं किया कि हम दोनों के बीच कोई रहस्यमय भेड़िया जैसा संबंध है। हमारा रिश्ता पहले से ही काफी उलझन भरा था। मुझे और किसी अलौकिक चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से ही इससे निपट रहा था। वह भी चुप था, और यह चुप्पी थोड़ी अजीब लग रही थी। मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि मैं नहीं सुनना चाहता था कि वह क्या सोच रहा था। जेरेड के लिए ये कैसे काम आया? मैंने चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा। वहाँ कोई ड्रामा नहीं था। ये सिर्फ एक लड़की थी जिसके साथ वह स्कूल में हर रोज 1 साल तक बैठा रहता था और फिर कभी उसकी तरफ नहीं देखा। और फिर जब वह बदल गया तो उसने उसे फिर से देखा और फिर कभी नजरें नहीं हटाईं। किम रोमांचित थी, उसे उस पर बहुत क्रश था। उसने अपनी डायरी में हर जगह उसका अंतिम नाम अपने नाम के अंत में जोड़ रखा था। वह मजाक करते हुए हंसा। मैंने भौहें सिकोड़ी। क्या जेरेड ने तुम्हें ये बताया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेकब ने अपने होंठ काटे। मुझे नहीं हंसना चाहिए, हालांकि यह मजेदार था। कोई आत्मिक मित्र, उसने आह भरी। जेरेड ने हमें जानबूझकर कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हें ये हिस्सा पहले ही बता दिया था, याद है? ओह हाँ, आप एक दूसरे के विचार सुन सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप भेड़िए हों, है ना? ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे खून चूसने वाले की तरह। वह गुस्से से लाल हो गया। एडवर्ड, मैंने सुधार किया। जरूर, जरूर, इसीलिए मुझे सैम के बारे में इतना कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वो हमें ये सब बताता। असल में, यह ऐसी चीज है जिससे हम सभी नफरत करते हैं। उसकी आवाज में कड़वाहट अचानक से कठोर हो गई। ये भयानक है। कोई गोपनीयता नहीं, कोई रहस्य नहीं। जिस चीज पर आपको शर्म आती है, उसे सबके सामने रख दिया जाता है। वह कांप उठा। ये तो भयानक लगता है, मैंने फुसफुसाकर कहा। कभी कभी जब हमें समन्वय की आवश्यकता होती है, तो यह मददगार होता है, उसने अनिच्छा से कहा। कभी कभी, जब कोई खून चूसने वाला हमारे क्षेत्र में घुस आता है। लॉरेंट मजेदार था, और अगर कलेंस पिछले शनिवार को हमारे रास्ते में नहीं आया होता तो उफ।
उसने कराहते हुए कहा। हम उसे पकड़ सकते थे। उसकी मुट्ठियां गुस्से से गेंदों में बंध गईं। मैं सिहर उठा। जितना मैं जैस्पर या एमेट के चोटिल होने के बारे में चिंतित था, ये जेकब के विक्टोरिया के खिलाफ जाने के विचार से होने वाली घबराहट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। एमेट और जैस्पर अविनाशी के सबसे करीब थे जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। जेकब अभी भी गर्म था, अभी भी तुलनात्मक रूप से इंसान था। नश्वर। मैंने जेकब के विक्टोरिया का सामना करने के बारे में सोचा। उसके चमकीले बाल उसके अजीबोगरीब बिल्ली के चेहरे के चारों ओर उड़ रहे थे और मैं कांप उठा। जेकब ने मेरी ओर उत्सुकता से देखा। लेकिन क्या तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है? तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही बात रहती है? ओह नहीं, एडवर्ड कभी मेरे दिमाग में नहीं रहता। वो केवल इच्छाएं रखता है। जेकब का चेहरा उलझन में पड़ गया। वो मेरी बात नहीं सुन सकता, मैंने समझाया। मेरी आवाज़ पुरानी आदत से थोड़ी सी आत्मसंतुष्ट थी। मैं ही उसके लिए ऐसा हूँ। हमें नहीं पता कि वह क्यों नहीं सुन सकता। अजीब है, जेकब ने कहा। स्टेफनी मेयर का सुप्रसिद्ध उपन्यास पूर्ण ऑडियो बुक हिंदी में। हाँ, मेरी आत्मसंतुष्टि गायब हो गई। इसका मतलब शायद यह है कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मैंने स्वीकार किया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, जेकब ने बुदबुदाया। धन्यवाद। अचानक बादलों के बीच से सूरज निकल आया, एक ऐसा आश्चर्य जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, और मुझे पानी की चमक से बचने के लिए अपनी आंखें सिकुड़नी पड़ीं। सब कुछ रंग बदल गया। लहरें ग्रे से नीली हो गईं, पेड़ फीके जैतून से चमकीले जैद में बदल गए और इंद्रधनुषी रंग के कंकड़ रत्नों की तरह चमकने लगे। हमने एक पल के लिए आंखें सिकोड़ ली, अपनी आंखों को समायोजित करने का मौका दिया। आश्रय वाले बंदरगाह के हर तरफ से गूंजती लहरों की खोखली गर्जना, पानी की गति के नीचे एक दूसरे के खिलाफ पत्थरों की नरम पीसने की आवाज़ और ऊपर से ऊपर सीगल की चीख के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। ये बहुत शांतिपूर्ण था। जेकब मेरे करीब आकर बैठ गया ताकि वह मेरी बांह पर झुक जाए। वह बहुत गर्म था। इसके 1 मिनट बाद मैंने अपनी रेन जैकेट उतार दी। उसने अपने गले के पिछले हिस्से में संतुष्टि की हल्की आवाज़ निकाली और अपना गाल मेरे सिर के ऊपर टिका दिया। मैं सूरज की गर्मी महसूस कर सकता था। मेरी त्वचा को लगा कि यह जेकब जितनी गर्म नहीं है और मैं सोच रहा था कि मुझे जलने में कितना समय लगेगा। बिना सोचे समझे मैंने अपना दाहिना हाथ एक तरफ मोड़ दिया और देखा कि जेम्स द्वारा वहां छोड़े गए निशान पर सूरज की रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। तुम किस बारे में सोच रहे हो? वह बुदबुदाया। सूरज। यह अच्छा है। तुम किस बारे में सोच रहे हो? मैंने पूछा। वह मन ही मन हंसा। मुझे वह मूर्खतापूर्ण फिल्म याद आ रही थी जो तुम मुझे दिखाने ले गए थे, और माइक न्यूटन हर जगह उल्टी कर रहा था। मैं भी हंसा, हैरान था कि समय ने कैसे स्मृति को बदल दिया। ये तनाव और उलझन की रात हुआ करती थी। उस रात बहुत कुछ बदल गया था और अब मैं हंस सकता था। ये जेकब और मेरी आखिरी रात थी, इससे पहले कि वह अपनी विरासत के बारे में सच्चाई जान पाता। आखिरी मानवीय स्मृति, अब एक अजीब सी सुखद स्मृति। मुझे उसकी याद आती है, जेकब ने कहा। जिस तरह से ये सब इतना आसान हुआ करता था, बिना किसी जटिलता के। मुझे खुशी है कि मेरी याददाश्त अच्छी है। उसने आह भरी। उसने मेरे शरीर में अचानक तनाव महसूस किया क्योंकि उसके शब्दों से मेरी अपनी यादें ताज़ा हो गईं। यह क्या है? उसने पूछा। तुम्हारी उस अच्छी याद के बारे में। मैंने उससे दूर हटकर उसके चेहरे को पढ़ा। उस समय वो उलझन में था। क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगे कि तुम सोमवार की सुबह क्या कर रहे थे? तुम कुछ ऐसा सोच रहे थे जो एडवर्ड को परेशान कर रहा था। परेशान शब्द इसके लिए बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बहुत गंभीरता से शुरू न करना ही बेहतर होगा। जेकब का चेहरा समझ से चमक उठा और वह हंस पड़ा। मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। उसे यह ज्यादा पसंद नहीं आया, है न? मेरा क्या? जेकब ने इस बार और भी जोर से हंसते हुए कहा। मुझे याद आ रहा था कि जिस रात सैम ने तुम्हें पाया था, तुम कैसी दिख रही थीं।
मैंने उसे उसके दिमाग में देखा था और ऐसा लगता है कि मैं वहां था। वो याद हमेशा सैम को सताती रही है, तुम्हें पता है। और फिर मुझे याद आया कि जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी तो तुम कैसी दिख रही थी। मुझे यकीन है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तब तुम कितनी गड़बड़ थी, बेला। तुम्हें फिर से इंसान बनने में हफ्तों लग गए। और मुझे याद आया कि कैसे तुम हमेशा अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेटे रहती थी, खुद को संभालने की कोशिश करती थी। जेकब ने कराहते हुए अपना सिर हिलाया। मेरे लिए ये याद रखना मुश्किल है कि तुम कितनी दुखी थी, और यह मेरी गलती नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह उसके लिए और भी मुश्किल होगा, और मैंने सोचा कि उसे ये देखना चाहिए कि उसने क्या किया है। मैंने उसके कंधे पर तमाचा मारा। इससे मेरे हाथ में चोट लग गई। जेकब ब्लैक, तुम ऐसा दोबारा कभी मत करना। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। मुझे महीनों से इतना मज़ा नहीं आया। तो मेरी मदद करो, जैक। ओह, अपने आप पर काबू रखो, बेला। मैं उसे फिर कब देख पाऊंगा? इसकी चिंता मत करो। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई और जैसे ही मैं चलने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मैं जा रहा हूँ, जेकब। नहीं, अभी मत जाओ, उसने विरोध करते हुए कहा। उसका हाथ मेरे हाथ पर कस गया। मुझे माफ कर दो, और ठीक है, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। वादा करता हूँ। मैंने आह भरी, धन्यवाद, जैक। चलो, हम मेरे घर वापस चलते हैं, उसने उत्सुकता से कहा। वास्तव में, मुझे लगता है कि मुझे सचमुच जाना चाहिए। एंजेला वेबर मेरा इंतजार कर रही हैं, और मैं जानता हूँ कि एलिस चिंतित हैं। मैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अब तो अभी अभी यहाँ आए हैं। ऐसा ही लगता है, मैंने सहमति जताई। मैंने सूरज की ओर देखा, जो किसी तरह सीधे मेरे ऊपर आ चुका था। समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया? उसकी भौहें झुक गईं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फिर कब देख पाऊंगा, उसने दुखी स्वर में कहा। अगली बार जब वो नहीं आएगा तो मैं फिर आऊंगा। मैंने आवेगपूर्ण ढंग से वादा किया। दूर, जेकब ने अपनी आंखें घुमाईं। वह जो कर रहा है, उसे बताने का यह एक अच्छा तरीका है। घिनौने परजीवी, अगर तुम अच्छे नहीं हो सकते, तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने धमकी दी, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए। उसने जाने से मना कर दिया। ओह, नाराज मत हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह अचानक लिया गया रिएक्शन है। यदि मैं पुनः वापस आने का प्रयास करूंगा, तो तुम्हें कुछ स्पष्ट करना होगा, ठीक है? उसने इंतजार किया। देखो, मैंने समझाया, मुझे परवाह नहीं है कि कौन पिशाच है और कौन वेयरवुल्फ। यह अप्रासंगिक है। तुम जेकब हो, और वह एडवर्ड है, और मैं बेला हूँ। और कुछ भी मायने नहीं रखता। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेकिन मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, उसने अनिच्छा से कहा। और वह एक पिशाच है, उसने स्पष्ट घृणा के साथ कहा। और मैं कन्या राशि की हूँ, मैंने चिढ़कर कहा। उसने अपनी भौहें उठाईं, उत्सुक आंखों से मेरे भावों को मापा। अंत में, उसने कंधे उचका दिए। यदि आप सचमुच इसे इस तरह देख सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, सिर्फ बेला और जेकब। यहाँ कोई भी अजीबोगरीब कन्या राशि का व्यक्ति नहीं है। उसने मेरी तरफ मुस्कुराया, वह गर्म, जानी पहचानी मुस्कान जिसकी मुझे बहुत याद आती थी। मैंने महसूस किया कि जवाब देने वाली मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, जैक, मैंने आवेगपूर्ण ढंग से स्वीकार किया। मैं भी, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसकी आंखें खुश और साफ थीं, एक बार के लिए गुस्से की कड़वाहट से मुक्त। जितना तुम जानते हो उससे कहीं ज्यादा। क्या तुम जल्दी वापस आओगे? जितनी जल्दी हो सकेगा, मैंने वादा किया।